कुछ लोग बाकी, जैसे भी आप लोगों ने कहा कि कभी कभार कुछ सिचुएशंस को हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, डील ही नहीं करते, क्योंकि वी विल ट्राई टू कि ना हम देखेंगे, ना हमें कोई बुरा फील होगा, ना कोई नेगेटिव फीलिंग होगी, ना कोई झगड़ा होगा, ना हमें कोई बुरा लगेगा और ना ही हमें कुछ इस तरह की चीज़ को फेस करना पड़ेगा। सो ये तकरीबन हम सभी कर रहे होते हैं। वो क्या कर, हमें पता होता है कि नेगेटिव है लेकिन बहुत यूजफुल होता है, नहीं हमने सुनना ही नहीं है। बैठ के काम करना, पढ़ना, हम 1 घंटे या 2 घंटे बल्कि 4 घंटे की मूवी देख लेंगे लेकिन आधे घंटे की असाइनमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट नाइस टू यू, इट्स नॉट कंफर्टेबल टू यू। तो उस चक्कर में आप उसको अवॉइड करते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उसको डिले करते हैं, इवन दो किसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए अच्छे हैं। वो सीजे पे आपका बेहतर होकर सारी जिंदगी आपके साथ लगा रहेगा, लेकिन फिर भी हम उसको अवॉइड करेंगे। मुश्किल काम कुछ भी नहीं होता। कभी आप लोगों के साथ ऐसे हुआ कि आप लोगों ने किसी चीज को अवॉइड करने के चक्कर में कि यार इससे ना बात की जाए या इस चीज को ना ही देखा जाए, ना याद किया जाए, आपने अवॉइड किया उस सिचुएशन को बिकॉज आप उससे डील ही नहीं करना चाहते। कौन कौन करता है ये? तकरीबन सभी करते होंगे, मैं सच में बताऊं तो मैं भी करती हूँ। और इसी चीज़ को जब हम किसी चीज़ को डील नहीं करना चाहते, किसी सिचुएशन को जब हम डील नहीं करना चाहते और उसको हम अवॉइड करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑस्ट्रिच इफेक्ट। ऑस्ट्रिच क्या करता है? वो अपना जो चेहरा है, अपना जो मुंह है, वो मिट्टी में दबा देता है। आप लोगों ने कभी ऑस्ट्रिच को देखा है? बड़ा सा वो अजीब सा एक जानवर है, पतली सी गर्दन होती है, बड़ा सा जिस्म होता है, इतना सा उसका जो है वो सर होता है और वो उसको मिट्टी में दबा देता है। आपको क्या लगता है वो क्या कर रहा है? वो क्या सिंबॉलिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अवॉइडेंस। कोई अगर डेंजर आ रहा है तो अपना मुंह जो है वो मिट्टी में दबा देता है, लेकिन डेंजर तो उधर है, मिट्टी में दबाने से ऐसा होता कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, डेंजर फिर भी उधर का उधर ही रहेगा, लेकिन वो अपना मिट्टी में सर जब दबा देता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसने अवॉइड कर लिया है या उसने डील कर लिया है विद द सिचुएशन। बट एक्चुअली सिचुएशन जो है जिसको एक्चुअली डील करना चाहिए था, कन्फ्रंट करना चाहिए था, वो नहीं कर रहा। अच्छा, बाय द वे, मैं ऑस्ट्रिच इफेक्ट को आगे उसको डिस्कस करने से पहले ये मिथ जो है ये डिस्कस करना चाहती हूँ। वो ये है कि ऑस्ट्रिच डोंट एक्चुअली हाइड देयर हेड्स इन द सैंड टू अवॉइड द प्रेडेटर्स। ये हमें ऐसे लगता है कि वो डेंजर को अवॉइड करने के चक्कर में अपना सर जो है वो मिट्टी में दबाते हैं। इफ दे डिड, अगर वो ऐसा ही करते तो अब तक तो वो खत्म ही हो चुके होते, एक्सटेंड कर चुके होते। अगर वो प्रेडेटर से बचने के लिए, डेंजर से बचने के लिए अपना सर छुपा देते, वो वही वाली बात है, कबूतर अगर आंखें बंद कर ले कि बिल्ली नहीं आ रही तो बिल्ली तो उसको खाएगी, तो फिर तो हम ऑस्ट्रिचेस आज देखते ही ना। सो एक मिथ है कि ऑस्ट्रिचेस जो है वो मिट्टी में इसलिए अपना सर दबा देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई डेंजर है। Ostriches are the largest living birds, and despite their small heads, they have managed to survive as species, which may already be proved that they do not irrationally bury their heads in the sand to ignore the danger or prevent does not exist. On the contrary, they bury their heads to listen for the sound waves to determine the direction of the fear. वो अपना सर इससे वो मिट्टी में दबाते हैं ताकि वो डिटेक्ट कर सके, साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर सके कि डेंजर आ कहाँ से रहा है। हमें ये पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ग्राउंड में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी गैसेज और एयर। सो वो जो ट्रैवलिंग ऑफ साउंड है वो ग्राउंड में ज्यादा होती है, तो वो क्या करता है कि अपने आप को मिट्टी में अपना सर दबा देता है सो ताकि वो डिटेक्ट कर सके कि डेंजर किस डायरेक्शन में आ रहा है। वो अवॉइड नहीं करता, रादर देन ही इज ट्राइंग टू असेस कि डायरेक्शन कहाँ पर है। फिर कुछ ये भी कहते हैं जो एनिमल्स को स्टडी करते हैं कि अक्सरोकात, क्योंकि इट्स एन बर्ड, ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड, और बर्ड्स की तरह, ये नॉर्मल बर्ड्स की तरह अपना नेस्ट तो बना नहीं सकते कि वो अंडे अपने वहां पे रखे, तो ये क्या करते हैं, ये मिट्टी में अपने अंडों को दबा देते हैं और उन अंडों को गर्म रखने के लिए वो अपना सर जो है वो मिट्टी के अंदर रख देते हैं ताकि वो जो है ऑस्ट्रिचेस अपने नरिश कर सके, टेक केयर कर सके अपने एग्स की। सो यहाँ पे एज फ्लाइटलेस बर्ड्स, ऑस्ट्रिचेस आर अनएबल टू बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज, सो दे ले द एग्स in whole ducks in the ground to make sure the eggs are evenly heated. So वो इसीलिए वो अपना जो सर है वो ज़मीन के अंदर दबा देते हैं। So आज मैंने आपको बता दिया कि it's a myth. ऐसा होता नहीं है कि ऑस्ट्रिचेस मिट्टी में इसलिए अपना सर दबाएं ताकि वो किसी डेंजर को अवॉइड करे, रादर देन इट्स जस्ट क्योंकि वो हमें वो ऐसा लगता है, उसकी वो शक्ल, उसकी शेप ऐसी है, तो हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि शायद वो अवॉइड कर रहा है टू डील विद द डेंजर। चलिए, ये तो मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जो मिथ बस्टर है।
लेकिन लेट्स अज्यूम कि हम इसी इमेज को ही लेके चलते हैं कि ये है क्या इफेक्ट, और इसको हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। और अगर कुछ लोग बाकी, जैसे भी आप लोगों ने कहा कि कभी कभार कुछ सिचुएशंस को हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, डील ही नहीं करते, क्योंकि वी विल ट्राई टू कि ना हम देखेंगे, ना हमें कोई बुरा फील होगा, ना कोई नेगेटिव फीलिंग होगी, ना कोई झगड़ा होगा, ना हमें कोई बुरा लगेगा, और ना ही हमें कुछ इस तरह की चीज को फेस करना पड़ेगा। सो ये तकरीबन हम सभी कर रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि प्लेजर सीकिंग से ज्यादा हमारा फोकस होता है अवॉइडेंस ऑफ पेन। बस किसी तरह हम अपने आप को इतना कंफर्टेबल कर ले, चाहे पैसे से कर ले, रिलेशनशिप से कर ले, या कोई भी अपनी सराउंडिंग से, कि बस हम कंफर्टेबल हो जाए, हमें चुभन ना हो, दर्द ना हो, पेन ना हो, डिस्कंफर्ट ना हो। ये एक साइकोलॉजिकल ह्यूमन आप लोगों का एक मैकेनिज्म है। सो चले हम इसी ही कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं कि ऑस्ट्रिच इफेक्ट है क्या। ये एक तरह का कॉग्निटिव मतलब सोचने का एक तरीका है, सोचने समझने का एक रिएक्शनरी एक तरीका है, जहां पे लोग क्या करते हैं, अपना सर जो है वो बरी कर देते हैं इन द सैंड, और अवॉइड और इग्नोर पोटेंशियली नेगेटिव बट यूजफुल इंफॉर्मेशन। वो क्या कर, वो हमें पता होता है कि नेगेटिव है, लेकिन बहुत यूजफुल होता है, नहीं हमने सुनना ही नहीं है। पता होता है कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे फीडबैक्स होते हैं, ना हमें फीडबैक का पता चलेगा, ना हम उस पर काम करेंगे, ना हमें कोई काम करना पड़ेगा। और नेगेटिव फीडबैक इवन वो आपके हक में क्यों ना हो, आप नहीं सुनना चाहते, आप नहीं पढ़ना चाहते, आप क्या करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रिच इफेक्ट। कभी कभार डिसीजन मेकिंग भी हम कर रहे होते हैं, बस हमें जो पसंद है, जो हमें करना होता है, बस हम उतना ही सुनेंगे, और वो एक होता है ना कि हम सिर्फ जो हमें समझ आती है, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आ रही हो जो आपके बिलीफ के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करी होती है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो आपके ईगो सिस्टम को तंग कर रही होती है। इसके आगे एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ ही सुनूंगी। सो बट यूजफुल इंफॉर्मेशन जस्ट टू अवॉइड साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। आप नहीं रीड करेंगे कि आपके फीडबैक क्या है, आपकी रिपोर्ट अगर कोई आई हुई है, आप उसको नहीं कि ना मैं पढ़ूंगा ना देखूंगा, इवन देयर इट इज गुड फॉर यू, है नेगेटिव फीडबैक लेकिन इट्स गुड फॉर यू, यू मस्ट रीड इट, देखो, उस पर काम करो, स्केड्यूल करो, लेकिन आप उस साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट को, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस चाहे उसका जितना मर्जी हो, लेकिन उस शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट को आप बर्दाश्त करने के चक्कर में अपना जो सर है वो आप मिट्टी में दबा के आगे चलते हैं। इसको हम ऑस्ट्रिच इफेक्ट करते हैं। वैसे बाय द वे हम ये करते क्यों हैं? जब हमें ये पता है कि ये इंफॉर्मेशन जो फीडबैक है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, हम अक्सर औकात कहते हैं, अपने बड़ों से बात करते हैं, आप एक दफ़ा बात करके देख लें, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप होगा, वो आगे से कहते हैं नहीं नहीं रहने दो, फिर आगे से झगड़ा। और आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तो समझदार हो, ये जनरेशन जो है जिससे मैं एड्रेस कर रही हूँ, ये काफ़ी समझदार है, एटलीस्ट हमसे तो बहुत ही आगे समझदार है। हमारी ब्रेन की स्टिमुलेशन ऐसी नहीं हुई थी जो आप बच्चों की हुई भी है। हम ऐसा क्यों करते हैं? Why do we do it? Rather than addressing some situation, हम उसको avoid क्यों करते हैं, इग्नोर क्यों करते हैं? और बाद नहीं पता चलता वो इतना बड़ा जो है वो चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को जो हम इग्नोर, उसका कंपाउंड इफेक्ट बनता है, और वो बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है बाद में। और फिर हम अपने बड़ों को कहते हैं, या अपने दोस्तों से कहते हैं, या अपने बहन भाइयों से कहते हैं, कहा था उस वक्त एड्रेस कर लेते हैं। अक्सर औकात हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, यही कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, फिर डॉक्टर देखेगा, फिर टेस्ट आएगा, कोई चीज़ निकल आई तो फिर क्या करेंगे? फिर आप कहते हो बोला था उस वक्त डायग्नोज हो जाता, आपने उस वक्त डर के मारे कि कुछ चीज़ डायग्नोज हो जाएगी तो आपने उसको क्या करना होगा, अब इतना सवेयर केस हो गया, अब देखो हमें हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ जाएगी। हम ऐसे करते क्यों हैं? वाई एज ए ह्यूमन हम ऐसी चीज़ क्यों करते हैं? वाई डू वी डू इट? स्ट्रगल नहीं करना चाहते, बस एक फ्लो में चलना चाहते हैं। ठीक है, और स्ट्रेस को कम करने के लिए। ठीक है, और कोई अपना एक एग्जाम्पल आप लोग बताएं कि कभी हमने जिंदगी में ऐसी हरकत की और बाद में वो इतना बड़ा इशू बन गया। कर लेते उस वक्त एड्रेस, कर लेते बात, तो शायद यहाँ बात ना पहुंची होती। लो कॉन्फिडेंस की वजह से कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहे। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। समटाइम्स लो कॉन्फिडेंस, हम नहीं कम्युनिकेट करना चाहते। आप में से कभी किसी ने बिल ना पे किया, बाद में पता चला, फिर लाइन में लगे, फिर जाके एक टाइमली उठ के टाइम पे जाके बिल जमा करवा देते, तो फिर आपको वो दोबारा से जाके उसकी डेट एक्सटेंड फिर आप करवा रहे, फिर एक बंदे से मिल रहे, जी गलती हो गई, फिर आप जा रहे हैं, फिर काम कर। असाइनमेंट्स में आप ऐसे कर रहे होते हैं, पूरा हफ्ता आप लोगों को दिया जाता है, लेकिन 2 दिन पहले हमने, या 1 रात पहले, बल्कि 1 घंटा पहले हमने करनी होती है असाइनमेंट। 1 रात पहले भी नहीं, 1 घंटा। क्योंकि देखो मैं भी टीचर हूँ, मैं भी पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी में, और मैं चाहे अपने स्टूडेंट्स को 2 हफ्ते का बल्कि महीने का टाइम भी क्यों ना, असाइनमेंट फिर भी उन्होंने 1 घंटा पहले ही करनी है।
ठीक हो गया, और फिर भी उस पर मैडम एक आध दिन दे दें. You're just trying to avoid the situation because it's not comfortable to you. आप क्यों करते हो ऐसे? Why? कभी ये सोचा है कि हम ये procrastinations क्यों करते हैं? और आपको भी पता है कि ये ठीक है, ये नेगेटिव है, क्योंकि किसी को पढ़ाई पसंद नहीं है. बैठ के काम करना, पढ़ना, हम 1 घंटे या 2 घंटे बल्कि 4 घंटे की मूवी देख लेंगे, लेकिन आधे घंटे की असाइनमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट नाइस टू यू, इट्स नॉट कंफर्टेबल टू यू. तो उस चक्कर में आप उसको अवॉइड करते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उसको डिले करते हैं, इवन दो कि उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए अच्छे हैं. वो सीजे पे आपका बेहतर होकर सारी जिंदगी आपके साथ लगा रहेगा, लेकिन फिर भी हम उसको अवॉइड करेंगे. मुश्किल काम कुछ भी नहीं होता, बट वी आर स्टिल गोइंग टू, एज अ स्टूडेंट हम उसको अवॉइड कर रहे होते हैं. कुछ रिलेशनशिप्स में भी हम इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं. पता है कि वो रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकते हैं, पता है कि उन रिलेशनशिप्स को हम उस पर इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हो, लेकिन जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्रंटेशन कि यार अगर ये बात कर ली हमने, या इस तरह की हमने बात अपनी फैमिली मेम्बर्स या अपने दोस्तों के साथ छेड़ दी, पता नहीं आगे से उनका क्या रिएक्शन आएगा, उस डर की वजह से हम उसको टोटली इग्नोर करना शुरू कर देते हैं. और वो क्या होता है, जब वो मजीद ख़राब हो जाता है, रिलेशनशिप बिल्कुल बिगड़ जाता है, फिर उसको जाकर हम कहते हैं कि ये देखो कहाँ तक. और यही बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, पर्सनालिटी डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारी डिवोर्सेस के पीछे. ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब हम टाइमली किसी चीज़ को एड्रेस नहीं करते तो वो क्या होता है, वो एक कंपाउंड इफेक्ट बन जाता है जो इरिवर्सिबल बन जाता है. फिर सो नाउ टॉकिंग अबाउट इट, मैंने आप लोगों से पूछा कि वाई डू पीपल अवॉइड नोइंग द ट्रूथ. फॉर एग्जाम्पल, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती, मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दे रही हूँ. मुझे भी बहुत डर लगता है कि ना मैं कोई टेस्ट करवाऊंगी, इवन बेसिक आप सीबीसी में नहीं करवाना चाहती. वाई? कुछ निकल आए तो क्या करेंगे, फजूल में साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट है, एंग्जाइटी है, यानी कि एक होता है कि अब मुझे मार नहीं, मैं आपके पास आता हूँ, नोबडी वांट्स टू डू इट. सो वो, लेकिन हम करते क्यों है, सवाल यही बनता है. और हमें भी पता है कि हमें जाना चाहिए डॉक्टर को, रेगुलर हमें चेकअप करवाना चाहिए. वाई? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इग्नोरेंस इज अ ब्लिस. ना पता होगा, ना जाएंगे, ना कुछ होगा, जिंदगी मौज मस्ती में चल रही, विच इज़ नॉट द ट्रूथ, विच इज़ नॉट अ हेल्दी वे टू लीड अ लाइफ. अगर आप कितने भी सक्सेसफुल लोग देख लें, अगर अपने पेरेंट्स में भी देखें, अपने नाना दादा में देखें, किसी को भी आप देखें जो अपनी लाइफ में बड़े प्रोडक्टिव रहे, जिनकी वजह से आप लोग आज यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में किसी पोजीशन में बैठे, कोई ना कोई अपनी लाइफ में इग्नोर उसने नहीं किया, उसने हेड ऑन चीज़ों को लिया है ताकि वो एड्रेस कर सके प्रॉब्लम्स क्या है. अगर वो भी अवॉइड कर रहे होते तो शायद आप इधर बैठे हुए ना होते, या जिन जिन पोजिशन पर आप हो वहाँ पे ना आप होते. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू इग्नोर इट. सो द ऑस्ट्रिच इफेक्ट इज अ कॉमन cognitive bias that happens when people avoid information. जब हम कोई information avoid करते हैं जो unpleasant है, including the feedback or constructive criticism. Instead of confronting difficult situation, we often completely try to ignore. हम उसको इग्नोर करते हैं और ये होप कर रहे होते हैं खुद ही ठीक हो जाएगा, रिलेशनशिप में इश्यूज हैं खुद ही ठीक हो जाएंगे. ऐसा होता नहीं है. आपको ऐसे लगता है खामोशी एक हद तक अच्छी लगती है, एक टाइम तक अच्छी लगती है, लेकिन मजीद खामोशी आपकी रिलेशनशिप्स को वो खराब ही करती है. और आपको लगता है कि अच्छा ये वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाएगा, ये खुद ही ठीक नहीं होता. अनलेस अंटिल यू एड्रेस इट. अपने आप को खुद जरा सोचो, कहीं पे आपकी रिलेशनशिप में आपके पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, दोस्तों के साथ या किसी के साथ कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो और अगला बंदा अगर एड्रेस ना करा हो, साल गुजर चुका होगा, वो आपके दिल में बात होगी. शायद एड्रेस करो, बात करो, लेकिन वही कम्युनिकेशन का एक तरीका है. मैंने इसी स्टेज पर, इसी पोडियम पर कम्युनिकेशन, असर्टिव कम्युनिकेशन का एक लेक्चर दिया हुआ है. आप उसको सुन सकते हो, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, और उसमें डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स को डिस्कस किया हुआ है विद एग्जांपल्स, और आप लोगों के साथ ही, आपके फीडबैक के साथ ही उसको डिस्कस किया हुआ है. ज़रूर सुनिएगा. इवन इफ दिस इज अ कम्प्लीटली इलॉजिकल, देयर आर प्रॉब्लम्स कैन ओनली सॉर्ट कि अगर जब आप उसके लिए कोई डिलिबरेट एक्शन लेंगे तभी वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं. इफ़ यू प्रेफर नॉट टू नो अबाउट इट, इवन इफ यू कुड बेनिफिट फ्रॉम इट्स फ्यूचर, इवन वो फ्यूचर में उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस का बेटर ही है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप उसको इग्नोर करते हैं, दैट्स अ चॉइस. सो यू नो, ठीक है, एक हद तक ऑप्टिमिज्म अच्छा लगता है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप उसको इतना ओवर नरिश करें कि समटाइम्स आप डिट्रैक हो जाए. ऑप्टिमिज्म एक हद तक ही अच्छा लगता है कि आप हर चीज को पॉजिटिव आउटलुक में आप देख रहे हो. Is ostrich bias is when a person has a lot of financial problems but don't like to face it. They try to ignore it even though they know it's something they have to worry about. ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई खड़ी हैं,
अभी आई मेट अ वुमेन, वो आके कहती है कि वन ऑफ माई पार्टनर, वो सारा दिन, इवन कि उनकी जॉब अच्छी नहीं है, जॉब चली गई है, लेकिन वो सारा दिन फिर भी टीवी देख रहे हैं, सोए हुए हैं, फाइनेंशियल बच्चों की फीसें कहाँ से आएंगी कोई फिक्र नहीं है, बस टीवी देख रहे हैं, एंजॉय करें, खा पी रहे हैं, चाय चल रही है, सारा कुछ है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही। पता है कि फाइनेंशियल इश्यूज है, पता है कि इकोनॉमी के क्या हालात है पाकिस्तान के, बट द पर्सन इज नॉट डूइंग एनीथिंग। उनको ऐसा लगता है कि अच्छा वो अल्लाह कर देगा या खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, जहाँ पर इस नहीं, ऐसे नहीं होता। वी नो इट कि जब तक हम खुद हरकत नहीं करेंगे बरकत नहीं आएगी, ठीक है। सो वो ये ऑस्ट्रिच इफेक्ट है कि आपको पता है कि आपका कोई एक इशू है, लेकिन आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे, उसको अवॉइड कर रहे हैं या उसको इग्नोर कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। पहले जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज है, वो फिर भी चेक ना करे अपनी शुगर, ना उसको पता चलेगा उसकी शुगर लेवल कितनी है। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम होगी, और आप उनको कहते होंगे, कानों में आपको आवाजें आती रहती होंगी फैमिली में कि अपना शुगर लेवल तो चेक कर ले, फिर आपने मीठा खाना है, फिर आप देखें कि आपने दवाई लेने की जरूरत है कि भी नहीं, इंसुलिन इतनी लेने की जरूरत है कि भी नहीं। पीपल अवॉइड मॉनिटर द हाउस होल्ड एनर्जी कंजम्पशन। आजकल तो कोई भी नहीं देखना चाहता, मैं भी नहीं देख रही कितने यूनिट इस्तेमाल हो, जो बिल आएगा उसी वक्त देखेंगे। अगर मुझे अभी पता चल जाए कि मेरे यूनिट कितने कंज्यूम हो जाएगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा मेरा बिल कितना आएगा, तो फिर मैं क्या करूंगी, पंखे लाइटें सारा कुछ एकदम पैनिक करके बंद कर। सो साइकोलॉजिकल उस डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने के चक्कर में मैं लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस को लगा दूंगी दाव पे, लेकिन मैंने उसको उस वक्त के लिए इग्नोर करना है। अगर आप मॉनिटर करेंगे तो आपका बिल भी बेहतर आएगा। एक्चुअल तो रैशनल डिसीजन तो ये होना चाहिए, लेकिन मैं उसको अवॉइड करी, उसको इग्नोर करी कि मैं ना देखूंगी ना तो मुझे पता चलेगा, ना मेरा दिल दुखेगा, उस वक्त देखेंगे, उस वक्त जो होता है वो बॉम्ब फटता है। वी नो इट, ठीक है। अच्छा जी, अवॉइड गोइंग टू द डॉक्टर। जेनेरिया नहीं देते, पैराडोल ले, भाई एक हफ्ते से सर में दर्द हो रहा है, चेक करवा लेते, नहीं कुछ नहीं होता, ये तो होता ही रहता है, चेक करा लेते हैं। टाइम पर अगर देख लेंगे, हम डॉक्टर के पास कोई नहीं जाता। आप में से बहुत सारी कॉमन ये चीज़ होगी जिसमें आपके फैमिली मेंबर्स डॉक्टर्स के साथ नहीं जाना चाहते, ऐसा है? आप कहते होंगे कि चलें, क्या कहते हैं आप लोग? इसके अलावा कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट दे आर ईटिंग, कैलोरीज काउंट। जो यहाँ पे डाइट कॉन्शियस लोग हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं तो नहीं करूँगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी कि अच्छा जो मैंने इतनी कैलोरीज खा ली, तो फिर तो। अच्छा जी, हैविंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, लीविंग अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम उस रिलेशनशिप में रह जाएंगे लेकिन उसको एड्रेस नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, सारे लोग ऐसे ही होते हैं, सारी औरतें ऐसी होती हैं, पाकिस्तान के सारे लड़के मर्द ऐसे ही होते हैं। हम उसको एड्रेस ही नहीं करें, अवॉइड करें कॉन्फ्लिक्ट को, उस शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल, आज डिस्कस कर लो, आज बात कर लो, लॉन्ग टर्म आप बच जाओगे आपका हेल्दी रिलेशनशिप में। लेकिन आज हम बात नहीं करेंगे कि नहीं अच्छा बुरा लगता है, वी नो इट, और हम उस टॉक्सिसिटी को क्या करें, उसको एड्रेस करने के बाद उसको शाबाश ठपकी दे रहे होते हैं, हाँ ठीक है नरिश हो। आप उसको एड्रेस करो। जैसे एक बच्चे को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर वो एक गलती कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते अच्छा बच्चा बड़ा होगा होती, नहीं, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू एड्रेस, और आपने उस बच्चे को उसी प्रिमिटिव ईयर्स में ही बताना होता है, जब उसका ब्रेन डेवलप हो रहा हो, जब आप लोगों का रिलेशनशिप डेवलप हो रहा हो, ये चीज़ें मुझे पसंद है, ये चीज़ें नामुनासिब है, उसी वक्त बता दो। देखो डिपेंड कर रहा है हमारे यहाँ पे ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी को डिप्रेशन है, शिज़ोफ्रेनिया है, या किसी को कोई बीमारी है, किसी का पर्सनैलिटी इशू है, किसी को ड्रग्स है, कोई ड्रग्स, तो शादी कर दो, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं समझ आती वो कैसे होता है, आई डोंट नो। ऑब्वियसली खुद ज़रा सोचो, यूर अ स्टूडेंट, यूर अ साइंस स्टूडेंट, यूर एन आर्ट स्टूडेंट, और आजकल के वक्तों के बच्चे स्टूडेंट है, डज इट मेक सेंस टू यू? हाउ दैट इज़ द पॉसिबल? वो डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, एक हेल्दी रिलेशनशिप हो वो समझ आती है, लेकिन क्या आप किसी ऐसे शख्स के साथ खुद एक शादी करना चाहोगे, कोई ऐसी फीमेल के साथ जो किसी, हम हमेशा अपने दोस्तों में से भी उनको मुखातिब करते हैं, उनको चूज़ करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, या उनको प्रायोरिटी में रखते हैं जो हेल्दी हो, जो केपेबल हो, जो आपकी लाइबिलिटी ना हो, एक एसेट हो आपकी ज़िंदगी में। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो एसेट हो। कोई भी लाइबिलिटी वाला दोस्त होगा ना, आप कहोगे यार रहने दो, उसका फ़ोन ना उठाओ, तो आपने लाइफ पार्टनर ऐसा चूज़ कर लिया। बड़ा, ये तो मेरे ख्याल से हमारे बड़े बुजुर्ग के अपने लाइफ पार्टनर बड़े ख्याल से चूज़ करना है। और वही वाली बात है कि जंगल में अगर शेर है तो हमेशा अल्फा फीमेल, और अगर शेरनी है तो अल्फा मेल को ढूंढती है। सो हेल्दी पार्टनर, और हेल्दी पार्टनर मीन्स यहाँ से
सो ये मेरे ख्याल से कि ये बहुत ही बड़ा एक अजीबो-गरीब सा एक मिथ है, हमारे कल्चर का एक प्रैक्टिस है कि अगर किसी को कोई बीमार है, कोई नफ्सियाती या फिज़िकली, उसकी शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। पता नहीं कैसे, आई रियली डोंट नो। मुझे आज तक इस बात की समझ आए। ठीक है, इसकी एक आध छोटी मोटी लॉजिक ज़रूर होती हैं कि लोग जो हैं वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तो फिर लोग ठीक हो जाते हैं। बट ये आप इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी हो एक शख्स की ज़िंदगी के साथ? ना ठीक हुआ तो अगले बंदे की तो ज़िंदगी गई। और क्या ये मजाक है? इट इज एग्जैक्टली द सेम वे। आप यही कह रहे हो कि आप इसको डॉक्टर बना दें, बाद में MBBS कर लेगा, जब ऑपरेशंस करेगा 2-3 लोगों पर, जब मरे मुरेंगे 4-5 लोग तो आ ही जाएगा। गाड़ी सीखने से पहले इसको दे दो गाड़ी, तो एक दो दफा एक्सीडेंट करेगा, 5वीं दफा नहीं करेगा। ये कौन सी लॉजिक है? इसकी आज तक वैसे मुझे समझ नहीं आई। आप क्या ऐसा कर सकते हैं? इसकी एग्जाम्पल्स और क्या क्या हो सकती है? कौन कौन अपने बैंक बैलेंस चेक करता है और कौन कौन नहीं करता? होगा तो करेंगे। अच्छा, अक्सर औकात मैं नहीं करती। जब कोई शॉपिंग से आऊँगा मैंने नहीं देखना कि मैं कितने पैसे रह गए, वरना तो मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आनी और मैं सोचती रहूँगी ये चीज़ें वापस कर देती हूँ अगले दिन। सो ना मैं देखूँगी, ना मैं वापस करूँगी, ना। अक्सर औकात लोग ये करते हैं। अपने पेरेंट्स की ज़रा कुछ तबीयत को या ज़रा रिवाइंड करे, याद करे, वो अक्सर औकात नहीं करेंगे। ना मैं देखूंगा कि कितना पैसे खर्च हो चुके, सैलरी कितनी रह गई, अभी फिर भी 25 दिन रह गए, अभी सैलरी को आए हुए 5 दिन हो गए और आज 15,000 की शॉपिंग हम कर आ गए। ठीक है, तो हम नहीं चेक कर रहे होते। अच्छा जी, फिर हम अगर हम डेली एक्सपेंसेस को भी लिस्ट डाउन करना शुरू हो जाए तो हम देखना चाहते हैं कि कितनी हमारी इनकम है। एक एग्जाम्पल 50,000 और हमारी जो लाइफस्टाइल ऑफ लिविंग है वो 70-80 पे पहुंची हुई और आईफोन रखा हुआ है हमने। हम उसको भी नहीं कैलकुलेट करेंगे, ना देखेंगे, ना दुख होगा और ना परेशानी होगी। अल्लाह मालिक है। दैट्स हाउ इट डजंट वर्क। टू इन्वेस्ट, अच्छा आप देख ही नहीं हो मार्केट को, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट, आपको पता है मार्केट नीचे जा रही, उसके बावजूद आप इन्वेस्टमेंट ना पता चलेगा, ना देखेंगे, ना अखबार खोलेंगे, बस कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, इन्वेस्टमेंट्स पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही। और आपको ही पता है कि ये एक इरैशनल हरकत है। और ह्यूमन ब्रेन हैज द टेंडेंसी टू इग्नोर द negative information at times of risk or danger, hoping that everything will be okay. It tends to look for the information that will strengthen and confirm our original view. With this attitude, we can end up missing on the opportunity to do something to improve our situation. बहुत दफ़ा ऐसे होता है, अगर आप बिजनेसेस को कोई स्टडी यहाँ पे करता हो या किसी को शौक हो तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि अक्सर औकात बड़े इंपॉर्टेंट जो बिजनेसेस थे, जो बड़े फ्लरिशिंग थे, बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स थे, जो बड़े प्रॉमिसिंग थे, वो इसलिए ख़राब हो जाते हैं, वो इसलिए फेल हो जाते हैं बिकॉज आपने उनके कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को टाइमली डिस्कस नहीं किया होता, टाइमली उनको एड्रेस नहीं किया होता और वो एंड अप हो जाता है इनटू अ बिग फेलियर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी ह्यूमन कैपेसिटी ऐसी है, ह्यूमन नेचर ऐसी है, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी ऐसी है कि हम हर तरह से उस इंफॉर्मेशन को या किसी भी एक ऐसी सिचुएशन को इग्नोर करते हैं जो हमारे लिए एक डिस्कम्फर्ट का बायस बनता है। सो ये हमें अपनी ह्यूमन कैपेसिटी, अपनी सिचुएशन के बारे में पता भी है। सो कम टू थिंक ऑफ इट, इट इज़ नो वन इज़ टोटली इम्यून फ्रॉम दी ऑस्ट्रिच इफेक्ट। सो अगर हम अब इस चीज़ को अब अंडरस्टैंड करें तो अब हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, ये समझते हैं कि हम में से कोई भी इस ऑस्ट्रिच इफेक्ट से बचा हुआ नहीं है। किसी ना किसी पॉइंट पर आकर हम ऑस्ट्रिच इफेक्ट का शिकार अपने आप खुद उसमें डालते हैं। हम खुद ऑस्ट्रिचेस बने हुए होते हैं, हम खुद अपना जो सर है मिट्टी में दबा देते हैं और ये अज्यूम करते हैं कोई डेंजर नहीं है, कोई भवा नहीं आ रहा। लेकिन हकीकत यह है रिलेशनशिप हम अपना ख़राब कर रहे होते हैं, हेल्थ हम अपनी ख़राब कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस हम अपनी ख़राब कर रहे होते हैं। वी नो इट। पता है कि अगर हम रात को अगर हम टाइमली सो जाएंगे और अगर सुबह उठेंगे तो हमारे लिए बेहतर है, लेकिन नहीं, हम फिर भी पूरी मूवी नेटफ्लिक्स की देखेंगे, सुबह के 4 बजे उठेंगे और 7 बजे आंखें जब हमारी लाल हुई होंगी और हमारी सेहत को इम्पैक्ट कर रहा होगा, हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे और फिर भी वही उसी ही रूटीन को, पैटर्न को हम क्यों? क्योंकि हम डिस्कम्फर्ट अवॉइड नहीं, हम कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, वो ज़िंदगी में करना चाहते हैं जो हमें खुशी चाहिए। और पता नहीं, आई डोंट नो कि हाउ डू यू थिंक कि ये कैसी खुशी है जब आपको पता है कि इसके लॉन्ग टर्म इसके कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव है। स्टूडेंट लाइफ में अगर मैं बात करूं, सो इट्स वेरी क्लियर एंड सिंपल, जो मैं आप लोगों से एड्रेस कर रही हूं, अगर आप लोग खुद ऐसा नहीं करें तो आपके दोस्तों में से बहुत सारे ऐसे लोग करते होंगे, बहन भाइयों में ऐसे लोग करते होंगे,
पता है पूरा एक हफ्ता पड़ा हुआ है, एक छोटी सी असाइनमेंट, एक छोटा सा क्विज है, लेकिन फिर भी 5 मिनट, और आपको पता है कि इसकी जो इसका इफेक्ट है पूरी जिंदगी आपके साथ, आपका सीजीपीए के तौर पर आपके साथ लगा रहे। इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतना, देखो पैसा लगे या ना लगे, बेशक 100% स्कॉलरशिप, आप अपना टाइम तो इन्वेस्ट करते हो, घर से निकलते हो फिर जाते हो, you do investing your time onto it. So how do you even afford कि हम उसको टाइमली एड्रेस ना करें? बस उस शॉर्ट टर्म प्लेयर के चक्कर में आप लॉन्ग टर्म अपना नुकसान करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अच्छा, ये होता कैसे? इसकी बहुत सारी, क्योंकि ये ह्यूमन एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी ह्यूमन नेचर है कि हम अपने शॉर्ट टर्म प्लेयर के चक्कर में लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करने के हम ये ऐसा हरकत हम कर सकते हैं। सो ये हम करते क्यों है? जैसे क्लाइमेट चेंज, हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज इट्स अ ह्यूज इशू, इट्स अ बिग इशू, बट वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, चाहे वो एक बहुत बड़ा एक लेवल पे कोई टॉपिक हो या बहुत जिंदगी के माइनर हो, अगर आप उसको टाइमली एड्रेस नहीं करेंगे तो मैंने क्या कहा, एक कंपाउंड इफेक्ट बनाता है। सो द की कंट्रीब्यूटिंग factors are avoidance of loss. Humans have a natural tendency to avoid loss. This is because the pain we feel from the loss is much greater than the pleasure we get from a gain. इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? जो रेड में मैंने लिखा हुआ है। Anyone who would like to explain this? वही बात एक एटीट्यूड वाली कि हमें जितना मर्जी प्लेजर फील हो ये हमें कम लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत भी आपको पेन लगेगा, फील होगा आपकी लाइफ में, आप उसको ज़्यादा एक्सैजरेट करके जो है ना वो करते हैं। Excellent. Anyone else who can explain this red line? जी बेटा। जैसे हमारा कोई लॉस होता है, हम उसको पेन को फील कर रहे हैं ना, तो वो इतनी बड़ी नहीं है, जो उससे छोटी है जो हम गेन करेंगे प्लेयर से। और कोई? ये एक ह्यूमन कैपेसिटी के बारे में एक इंफॉर्मेशन है, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? दिस इज बिकॉज द पेन वी फील फ्रॉम अ लॉस इज मच ग्रेटर देन द प्लेयर वी गेन फ्रॉम इट। कोई भी छोटा मोटा भी लॉस होना तो हम उसको बहुत ज्यादा करते हैं, जबकि कोई भी एक बड़ा गेन भी आ रहा तो हम उसको इतना नहीं फील करते। एक्सीलेंट, इसका एक्चुअली ये मतलब है, इसका ये मकसद है जो बेटे ने अभी समझाया है, और उसने ये बताया है कि हमें जो पेन जो फील होता है किसी भी लॉस से, चाहे वो जितना मर्जी छोटा लॉस क्यों ना हो, लेकिन वो उस पेन का जो इफेक्ट है वो इतना ह्यूज है व्हेन इट कंपेयर्ड फ्रॉम द प्लेयर दैट वी कैन गेन इन द लॉन्ग टर्म। हम उस शॉर्ट टर्म पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे उसकी जो कॉस्ट है वो लॉन्ग टर्म हमारे प्लेयर ही क्यों ना हो, कोई रिवॉर्ड ही क्यों ना हो। ये है एक ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में एक इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। So when faced with a potentially threatening or negative information, it may seem easier to ignore it rather than to deal with it. So हमारे लिए, हमारे ब्रेन के लिए हमें इजी लगता है यार चलो दफा करो ना, क्या बात करनी। आप अपने फ्रेंड को समझा रहे होते हो कि यार ये तीसरी दफा हो चुका है, अगले बंदे से बात करो, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह, यार कुछ नहीं होता, पहले भी कुछ नहीं हुआ था, अभी भी कुछ नहीं होगा, जाने दो ना, तुम क्यों इस पे इतना जोर दे रहे हो। बट वो हो क्या रहा है, वो ऑस्ट्रिच इफेक्ट है। Therefore, we prefer the positive information rather than the negative emotions. Physical avoidance क्या है? Physical avoidance है, आपने बिल ही नहीं चेक करेंगे। Physical avoidance है, आप वो न्यूज़पेपर, I still remember one of my family member, वो कहती है ना मैं टीवी देखती, वो खबरें सुनती हूँ, ना मुझे एंग्जाइटी होती है। मुझसे, मैं अक्सर औकात मैं खबरों को सुन के ये मैं नहीं देखती कि पेट्रोल की कीमत कहाँ। मैंने कहा कि मैं और ज़िंदगी में मसले कम है कि मैं खुद भी एक टीवी चैनल, फिर अपने एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा अगर हम बैठते हैं तो हम फिर जाके देखना शुरू कर दे पॉलिटिकल हालात क्या हैं, इकोनॉमिकल हालात क्या हैं, सोशल सिचुएशंस क्या है, किस तरह लोग एक दूसरे को, बहन भाई जो है फैमिली में किस तरह कत्लो गैरत हो रही है, इकोनॉमिकल सिचुएशन पाकिस्तान की क्या है, फिर ये भी सुनना शुरू कर। ना हम सुनेंगे, ना हमें एंग्जाइटी होगी, ना कुछ हमें पता चलेगा, और इग्नोरेंस इज अ ब्लिस के फॉर्म में हम चलते रहेंगे, ना पता होगा, ना तकलीफ होगी, और जिंदगी तो गुजर ही जाएगी। एंड दिस इज नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड। You should know, you should be well informed. आपके जो सिविल सर्वेंट्स हैं, they are well informed what is happening, nationally, internationally. आपकी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, सोशल सिचुएशंस क्या है, किस इलाके में, इवन उनको अपने इलाके की बहुत सारी चीज़ों का पता होता है। दिस इज हाउ दे आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम यू पीपल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। वो हर चीज़ को हेड ऑन लेते हैं, वो पढ़ते हैं, वो उठते बैठते जागते वो इन चीज़ों को स्टडी करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, किस तरफ ये लीड कर रही हैं चीज़ें। जो पब्लिक पॉलिसी इकोनॉमिस्ट हैं वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि ग्लोबली कहाँ पे सिचुएशन चल रही है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हमें क्या एक्शंस लेने चाहिए। सो व्हाई नॉट यू, आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, दुनिया किस तरफ जा रही है और आपको किस तरफ लीड करना चाहिए।
चाहे हम बेशक माइक्रो लेवल पे क्यों ना बात कर लें। मैं नहीं कहती कि आप किसी इस टाइम पर इस सिचुएशन पे किसी मैक्रो लेवल पर या पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाएं, बट अपनी जिंदगी के छोटे छोटे डिसीजंस को भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कहाँ पर है कंपेयर करें, लोग क्या कर रहे हैं और आपको किस तरफ लीड करना चाहिए, बट हम इसको इग्नोर करेंगे। हम टीचर्स रेटिंग भी नहीं देखते, हमें पता है टीचर ने क्या रेट किया होगा, वो हमेशा ही डांटती थी, बट इट मे बी गुड फॉर यू। इंटरनली अनकॉन्शियसली हमें पता होता है टीचर तुम्हारा नाम भी नहीं जानती शायद प्रॉपरली, सो देयर इज नथिंग पर्सनल अबाउट इट। हमें पता है कि वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, लेकिन फिर भी हम उसको अवॉइड करेंगे। सेल्फ हैंडीकैप, इसका क्या मतलब होता है? एनीवन, बेशक इसको रीड करके पता है। कोई ऐसा काम करना जिसमें आपको श्योरिटी नहीं है कि आप वो कर भी सकते नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे आम अल्फाजों के चस्के लेने के लिए ना उसको टेस्ट लेना है उसका। ओके, इसके अलावा और इसको कौन समझा सकता है? एनीवन, कोई रीड करके बेशक मुझे बता दे। बिल्कुल ठीक है, ये तो कोई भी कर लेगा, ऐसा ही है। हम कभी कभार अपनी एबिलिटीज को चैलेंज ही नहीं करना चाहते, ना फेलियर होगा ना लोगों के हम कहते नहीं हमने जाना ही नहीं है, हम करेंगे ही नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट। देखो नाउ आई एम एड्रेसिंग माय फीमेल, लेकिन यहाँ पे खैर आई वुड नॉट से इट कि यहाँ पे कोई जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन करूँ कि यहाँ पे मैं बट हाँ मैं लेकर आऊँगी इस बात को कि आप लोगों की तरह थी, बात करना मुझे बड़ा मुश्किल लगता था। चाहती तो मेरे साथ बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे और जो पीछे रहते थे, वो स्टेज पर आना उनको अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उनको घबरा। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे घबराहट नहीं होती थी तो मैं कन्फेस कर रही हूँ, मुझे भी घबरा। लेकिन अगर मैं ये नहीं करूँगी, मैं अगर उस वक्त में अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में अगर ये मैं एड्रेस ना करती, प्रेजेंटेशंस ना देती, तो शायद आज मेरा कॉन्फिडेंस ना होता। सो आई चैलेंज माई सेल्फ, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर रही हूँ। सो सेल्फ हैंडीकैप होता है कि जब अपने कंफर्ट जोन में रहो, अपने आप को रिस्क टेकिंग की तरफ ना ले, अपने आप को अपनी एबिलिटीज को चैलेंज ना करो। यू आर टेकिंग ओनली दोस टास्क व्हिच आर टू इजी, कि एक 10 साल का बच्चा भी कर सकता है, लेकिन आप उसे आगे जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे होते हो। एक सिविल सर्वेंट को जब हम उसे पूछते हैं, एक सादा से सवाल करते हैं कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है, वो कहता है कायदे आजम। अच्छा जी, कायदे आजम क्यों? तो उसका जवाब एक 10 साल बच्चे के जवाब से फर्क होना चाहिए। एक मैट्रिक के बच्चे से उसका जवाब डिफरेंट होगा। मैट्रिक का बच्चा तो ये बताएगा ना कि जिन्होंने कायदे आजम वो थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए तगदो की, फिर उन्होंने ये किया, फिर वो किया, फिर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया और फिर इस तरह पाकिस्तान बनाया। एक सिविल सर्वेंट जो है वो उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ्स, उनके विजन, उनकी इन और सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद वो अपना पॉइंट शेयर करता है, वाई दिस पर्सनैलिटी। सो वो आपको डिफरेंस नजर आता है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के किसी और चीज को फर्दर एड्रेस कर रहा था। लेकिन हम क्या करते हैं, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई, इससे ऊपर की इन्फॉर्मेशन जरूरत नहीं है। और ये हम सभी कर रहे होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे अपनी पढ़ाई के साथ ही क्यों ना करो। और यही वजह है फिर हम दूसरों को देखते हैं कि अच्छा वो वहां पे निकल गया है, उसको इतनी जॉब मिल गई है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्यों? कि जब आप छुट्टी बना रहे थे संडे वाले दिन, वो बंदा बैठ के पढ़ रहा था, उसने बेशक आधा पौना घंटा पढ़ा था, लेकिन आर्टिकल पढ़ लिया तो उसने अपनी इन्फॉर्मेशन अपग्रेड कर ली थी। मुझे आज भी याद है, मेरी ही एक फैमिली मेंबर मुझसे कहा करती थी कि वो बच्चे आगे निकल जाते हैं स्टडीज़ में, एक स्पेसिफिक टाइम होता है स्टडी करने का, उसके बाद आप एंजॉय करते हैं, उसके बाद आप पैसे कमाते हैं, उसके बाद आप रिस्पेक्ट गेन करते हैं। वो सिर्फ एक टाइम स्लॉट होता है, एक टाइम पीरियड होता है आपकी डेवलपमेंट पीरियड का, आपकी लाइफ का, जिसमें आपने प्रॉपर स्टडी करनी होती है। चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे वो इंजीनियर, उसके बाद वो एंजॉय करते हैं, वो ट्रैवल अराउंड करते हैं, वो अपनी फैमिली पर टाइम देते हैं, वो पैसे खर्च करते हैं जो कमा रहे होते हैं। वो ये कहते हैं कि ये वो बच्चे होते हैं जो संडे वाले दिन, जब उनको पता होता है सब बच्चे याशी कर रहे हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, उनको पता होता है कि लॉन्ग टर्म इसके गेन्स बहुत ज्यादा है, इस टाइम का डिस्कंफर्ट में ले लूंगा, लेकिन क्योंकि मैं आगे जाके एंजॉय करूंगा। और वो यही होता है, दिस इज हाउ इट हैपेंस। अच्छा जी, कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में कौन जानता है? एनीबॉडी हु हैज हर्ड अबाउट दिस? हाँ जी जी, मेरा बेटा। थोड़ा बहुत उसमें जो है ना, आप जो सोच रहे हैं और उसमें कंफ्लिक्ट आता है, ठीक है, दोनों चीजें, आपको डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा इश्यूज आते हैं। एक्सेलेंट। कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी बिलीफ से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो, आप उसको इग्नोर कर देंगे। जैसे कि आपने अक्सर औकात अपने फैमिली मेंबर्स को चैलेंज किया होगा उनके कोई नॉर्म्स के ऊपर, उनकी कोई सोच के ऊपर, तो वो आपको
कभी कभार हो सकता है तुम्हें क्या पता, तुम अभी बच्चे हो, लेकिन आप उनको रैशनली बता रहे होते हो कि ये जो हमारी एक ट्रेडिशन है, नॉर्म्स है हमारे कल्चर का, ये गलत है, ये हेल्दी नहीं है। जब आप उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो कॉग्निटिव डिसोनेंस में आते हैं और वो अपनी ईगो को बचाने के लिए उसको रिजेक्ट और इसको इग्नोर कर देते हैं। कोई भी कॉन्ट्रोडिक्टरी इंफॉर्मेशन आती है क्योंकि वो आपकी सेल्फ, आपको पता चलता है कि अच्छा मैंने डिसीजन ऐसे लिया था और बाद आपको पता चलता है जी तो मैंने गलत डिसीजन ले लिया था, तो आप उसको सप्रेस कर दे, इग्नोर कर दे, उसको रैशनलाइज कर देंगे, उस वक्त तो मुझे नहीं पता था ना, उस वक्त भाई उस वक्त भी आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। अब जब इन्फॉर्मेशन इतना उसका इफेक्ट इतना बड़ा आ चुका है, फिर आपको एहसास हो रहा है। सो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है, इसको रीड करते हैं। दिस इज अ डिस्कम्फर्ट पीपल एक्सपीरियंस व्हेन कन्फ्रंटेड with information that conflicts with the belief or expectation. To reduce this cognitive dissonance, people may choose to ignore information that challenge their beliefs. In addition, we want to protect our ego. We like to have a positive self-image. We zoom in our success and minimize the impact of our failures, even if it is not real. हम अपने impact of failures को ignore कर देते हैं, हम मानने के लिए नहीं ready कि हमारी लाइफ आज जिस जगह पर है वो हमारी डिसीजन की वजह से। हम क्या कर रहे होते हैं, मैग्नीफाई कर रहे होते हैं अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को, करना भी चाहिए, लेकिन आप क्या करें, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन इग्नोर कर रहे हैं जो आपके लिए या आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए या आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए डिट्रीमेंटल हो सकती है। लिमिटेड अटेंशन, some people have limited attention capacity. They may tend to focus on information that has immediate and obvious implications. और वो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जो complex information होती है उसको ignore करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये भी हमारी human capacity है, tendency है कि हम complex information को थोड़ा सा ignore करते हैं, और जो easy सबसे आसान होती है ना, because हम अपने comfort zone से निकलना नहीं चाहते, नया कुछ करना नहीं चाहते, फिर कंप्लेन करते हैं कि वो लोग जिंदगी में आगे निकल गए। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेड अटेंशन स्पैन की वजह से। सेलेक्टिव अटेंशन इज द बेसिकली, जो सेलेक्टिव अटेंशन है इज द आइडिया दैट वी कैन डिसाइड व्हाट वी कैन फोकस आवर अटेंशन ऑन। सेलेक्टिव अटेंशन का मतलब क्या है, हम डिसाइड करते हैं, हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हमने किस पे फोकस करना है। नमाज पे करना है, नमाज का टाइम हो गया, कि नेटफ्लिक्स पे करना है कि हम पहली सीरीज कंप्लीट कर लें, ठीक है। जो सारे दोस्त हैं वो घूमने फिरने जा रहे, खाना खाने जा रहे, उस पर फोकस करना है, कि जो असाइनमेंट टीचर की आई हुई है या एग्जाम जो आने वाला है उस पर फोकस करना है। सो वी ऑल हैव द कैपेसिटी टू सेलेक्टिवली गिव अटेंशन टू व्हाट वी फोकस ऑन। ये तो हम सब जानते हैं, और आप माने या ना माने यही आप लोग कर रहे हैं। अगर आप लोगों की कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है, स्लीप स्केड्यूल आप लोगों का नहीं है, टाइम मैनेजमेंट आप लोगों का नहीं है, रिलेशनशिप आप लोगों का अगर सही नहीं जा रहे, अगर आप लोगों के एकेडमिया में कोई इश्यूज है, सो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को लेनी पड़ेगी, क्योंकि अशरफुल मखलूकात का मतलब है कि यू हैव द एबिलिटी टू फोकस ऑन व्हाट यू इंटेंड टू फोकस ऑन, ठीक है। सो स्टूप इफेक्ट क्या है? स्टूप इफेक्ट में क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, बहुत सारी चीज़ों को मैयर करता है, एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो आपकी अटेंशन एबिलिटी को भी मैयर करता है। सो पार्टिसिपेंट्स आर आस्क्ड टू रीड द वर्ड एंड इग्नोर द कलर ऑफ द वर्ड। सो पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं कि हाँ, उनको कहा जाता है कि वो रीड करें वर्ड को, लेकिन उसके कलर को इग्नोर कर दें। फॉर एग्जाम्पल, मैं रीड कर रही हूँ वर्ड को, रेड, ब्लू, ऑरेंज, पर्पल, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, रेड, इवन दो कि ब्लू का जो कलर है वो ग्रीन है, लेकिन मैंने किस पे फोकस किया, वर्ड्स पर, और मैंने किस पे फोकस नहीं किया, कलर पर, क्योंकि मुझे कहा गया है, मैंने अपने माइंड को प्रोग्राम और अपनी कमांड ऐसी दे दी है दैट आई एम ऑल्सो ओनली गोइंग टू गिव अटेंशन टू द वर्ड, आई कैन डू इट एंड आई हैव द एबिलिटी टू डू इट। सो अपनी एबिलिटीज को पहचाने यहां पर एंड रिकग्नाइज दैट यू कैन डू इट, ठीक है। सो यहां पर द टास्क बिकम्स डिफिकल्ट। अच्छा, टास्क कब डिफिकल्ट होता है, जब वर्ड और कलर जो है वो इनकॉन्ग्रुएंट हो जाए, वो मैच ना करे। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे लिए डिफिकल्ट था, ये मेरे लिए आसान था, क्योंकि ऑरेंज का जो वर्ड था ऑरेंज शेड में लिखा हुआ था, लेकिन ब्लू का वर्ड ग्रीन में लिखा हुआ था। यहां पर मुझे थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स में जाके उसको फोकस करना पड़ा। ऐसा ही है, orange, blue, red, green, purple, orange, and so on and so forth. So what I'm doing is I'm focusing on the word and ignoring the color in which it is written. So in journal it was found that the participants were worst at naming incongruent.
सो हमारी मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही थी ये तो हमें भी पता है, हम इसको एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि जहाँ पे इनकॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि वर्ड्स का जो नाम है वो डिफरेंट होगा उसके कलर से, सो वहाँ पे हम ज़्यादा मिस्टेक्स करें, लेकिन उसके बावजूद हम कर जाएंगे। फिर भी हम फोकस थोड़ा सा अगर ज़्यादा अटेंशन देंगे हम इस टास्क को कंप्लीट कर जाएंगे। सो वी हैव द एबिलिटी, सो यहाँ पर वी रिकग्नाइज आवर पावर कि वी हैव द एबिलिटी टू सेलेक्ट द इंफॉर्मेशन जिस पे हम खुद अटेंशन देना चाहें। आप में से कोई हाथ खड़ा करता है? ओके, आप मेरा बेटा आते हो, जरा यहाँ पर आ जाओ। आपका टास्क ये है कि आपने वर्ड नहीं बताना, आपने सिर्फ कलर बताना है। इट्स ओके। ब्लू ग्रीन ग्रीन रेड रेड ब्लू Green. sorry green blue yellow blue blue yellow green red yellow blue green yellow blue red 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 yellow green blue. Excellent. Excellent. Better. So hence proved you have the ability, you have the control what you want to focus on. And this is true perfect. हमें ऐसे लगता है नहीं जी हम कैसे करें, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है, इट इज इन योर हैंड व्हाट यू वांट टू डिसाइड टू फोकस ऑन। जिस पे फोकस करोगे वही मिलेगा। नेटफ्लिक्स पे फोकस करोगे, रील्स पे सारी रात फोकस करोगे, वही मिलेगा। किताबों पे फोकस करोगे, रिस्पेक्ट मिलेगी। सो जिस पे आप फोकस करोगे, आप हेल्दी खाने लाइफस्टाइल पे फोकस करेंगे, वही चीज मिलेगी। सो नाउ वी नो इट कि वी हैव द एबिलिटी एंड द पावर टू चूज व्हाट वी वांट। लेकिन हमें ऐसा लगता है वी डिसाइड कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम बैड हैबिट्स को हम और नरिश कर रहे होते हैं। हम डिसाइड करते हैं नॉट टू फोकस ऑन द टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, होम रिपेयर, नॉट टू फोकस एंड कंप्लीटली इग्नोर जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है। कोई अगर हमने अपॉलॉजीज करनी है, किसी को सॉरी कहना है, हम टोटली अवॉइड करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, बिकॉज वी वांट टू फोकस ऑन आवर कंफर्ट एंड अवॉइड द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनीथिंग। ये हम फोकस करते हैं, हम डिसाइड करते हैं। और यही सारी चीजें हैं जो ऑस्ट्रिच इफेक्ट्स के अंदर है। इवन बैड हैबिट्स, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, आपको ही पता है। आपके जितने भी ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दे स्टार्टेड ऑफ विद ओनली 1 cigarette स्मोकिंग, 1 cigarette स्मोकिंग, जस्ट 1 puff। और आज वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में उनकी फैमिलीज 3-3, 4-4 लाख रुपया उनके महीने की ट्रीटमेंट का पैसे दे रही है। इट्स इन योर पावर टू कंट्रोल। उस बेटी ने अभी इस चीज को प्रूव किया। जितना मर्जी डिफिकल्ट टास्क क्यों ना, what we try to focus on. So this is the ostrich effect. Examples are और क्या क्या चीजें हो सकती है। Ignoring the market changes, आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द में देखना होगा अपनी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड। अगर आप बिजनेस से है, IT से है, आर्ट्स आप लोगों को कोई सब्जेक्ट है, ऑस्ट्रिच इफेक्ट आप कैसे कैसे जो है उसको आप खुद एक्सरसाइज कर रहे हो, विच कैन हैव अ वेरी डिटरमिनेंटल इफेक्ट इन द फ्यूचर। सो मैं आप लोगों को ये असाइनमेंट दे रही हूँ, जस्ट 1 पेजर असाइनमेंट जो आप लोगों ने सबमिट करवानी है। यू हैव टू फोकस कि कहाँ पर हम गलती कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ये है, इन ऑर्डर टू जस्ट टू अवॉइड द टेम्पररी प्लेयर्स। हम उसके उस चक्कर में आकर हम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को क्या हम अवॉइड करें। सो इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रही हूं कि अगर आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करेंगे कंप्यूटर का, तो क्या होगा, एक दिन वो क्रैश होगा और आप कहोगे ओए मुझे बार बार वार्निंग्स भी आ रही थी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था ये शायद कोई सॉफ्टवेयर वो है, मैलावेयर है, कुछ है। आपको वो सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए था और अब आज आपका क्रैश हो गया है। ठीक है, अक्सर औकात किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके एम्प्लॉयमेंट डिससेटिस्फैक्शन चल रही है, आपको पता भी चल रहा है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनका मोरल नीचे हुआ है, लेकिन एज लॉन्ग एज फैक्ट्री चल रही है, पैसे आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, हमें ऐसा लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है। आपको पता नहीं है वो कंपाउंड इफेक्ट है। एक दिन फैक्ट्री ने बंद होना है, एम्प्लॉयज़ ने भाग जाना है, और एकदम जब ढस बंद होगी ना फैक्ट्री तो आपको पता चलेगा। सो दिस इज़ योर असाइनमेंट फ्रॉम द डेली लाइफ। आप लोगों के जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है, ये मैंने आप लोगों के साथ एक छोटा सा एक एग्जाम्पल, एक फिगर आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आपने इसको खुद से आप कर कर आएंगे। ठीक हो गया जी? मैम आपने बात की थी कि मतलब जो भी इशू हो उसे उसी टाइम रिजॉल्व कर लेना चाहिए। तो हम अक्सर अपने एल्डर्स को देखते हैं कि वो किसी भी बात में बोलते हैं कि आपको अभी समझ नहीं आएगी, मतलब किसी को भी बोलते हैं
तो एज के साथ आप एक चीज समझ जाएंगे, तो क्या हमें वो चीज उस टाइम समझानी चाहिए या नहीं? देखो, हर चीज़ की ना कैपेसिटी होती है, हम इसको आगे भी डिस्कस करते हैं कि कभी कभार ऑस्ट्रिच इफेक्ट जो है आपके एडवांटेज के लिए भी होता है, उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। जो आप अभी सवाल कर रहे हो उसका जवाब मैं अब आपको देने लगी हूँ जी। उस टाइम मतलब अगर हम किसी से बात करें, हमारा एल्डर है, तो हम उससे ये चीज़ कहते हैं कि आप इस जगह पे थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं या पीछे सोच रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का अभी ये आंसर आ रहा है, मतलब हम उस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि हम यहाँ पे ठीक हैं। तो आपने बोला है कि कभी कभार आप भी ठीक हुआ करते हैं, तो उस बात पे हमें अपना सोचना चाहिए या अगर वो आंसर करें तो उसका जी देखो बेटा, ये कॉन्वर्सेशन जो है किसके साथ किस टाइम पे आप कर रहे हो ये डिपेंड कर रहा होता है कि क्या टॉपिक है आपका, आपके फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप या आपके सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप क्या है, वो वक्त है, और उस जो टॉपिक जो आप डिस्कस करना जो उसकी सिवेरिटी की नौयत क्या है वो आप बेहतर जानते हो। और जैसे मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की कि इसी प्लेटफॉर्म से मैंने कॉन्वर्सेशन स्किल्स के ऊपर, यानी कि हाउ टू असर्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर मेरा पूरा एक लेक्चर है, अगर आप उसको सुनोगे तो ये आपके जितने भी सवालात हैं उसमें एड्रेस हो जाएंगे कि अगर आपके जहन में कोई इस तरह की बात है जो आप एड्रेस करना चाहते हो, कब करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उस लेक्चर में एड्रेस्ड है। असर्टिव कम्युनिकेशन जिसमें विन विन सिचुएशन है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी क्रॉस कर देते हो और अगले की बात भी सुन लेते हो और आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बच जाता है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, सो आपने वो बात की एडवांटेजेस की कि कभी कभार ये हमें कहा जाता है और ये इसके एडवांटेजेस भी हैं। सो उसी के ऊपर मैं आ रही हूँ वेरी क्विकली। आई एम जस्ट गोइंग टू समटाइम्स मोटिवेट करता है यार अभी रुक जाते हैं, इसको बाद में एड्रेस कर लेंगे। जैसे हम कहते हैं अगर गुस्सा आया है तो उसको सुबह डिस्कस कर लेना। सो ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट होगा, एक्चुअली आप अपने इमोशन से रिएक्शन दे रहे होगे, एक्चुअली प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हो। सो हम जब कहते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट आपको कहते हैं कि बेटा इसको बाद में एड्रेस कर लेना, कल कर लेना, परसों कर, लेकिन इतना डिले मत करने का कि वो सप्रेस हो जाए। अब मैंने आप लोगों को शुरू में क्या कहा था, याद करो कि आपको हो सकता है कोई इमोशन जो है आपको आज भी चुभ रहा हो कि उन्होंने मेरी बात को सुना नहीं, एड्रेस नहीं किया, मे बी आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट। सो उस इमोशन को नरिश नहीं करना, आप उसको एक आध दिन के बाद जैसे ही थोड़ा सा आप कूल डाउन होते हैं, आपको जब एक बर्ड व्यू, आप लोगों ने कभी बर्ड व्यू या बैल्कनी व्यू के बारे में सुना है? जब हम सिचुएशन में होते हैं ना, हमें नहीं पता चल रहा होता है। सो लेकिन जब एक बर्ड व्यू होता है ना, हम जब देख रहे होते हैं, इस तरह करके देख रहे होते हैं, सो हमारा होराइजन जो है वो बड़ा होता है और हमें समझ आ रही होती है कि अच्छा यार, ये इतना बड़ी सिचुएशन नहीं है, इसको इस तरह भी हैंडल किया जा सकता है। इग्नोर करने की बात नहीं कर रही हूँ, जरूर हैंडल करो, लेकिन चीखने से, मारने से, गालियां देने से, कन्फ्रंटेशन करने से हल नहीं होगा। और हो सकता है अगले की उस वक्त अभी तबीयत मूड ना हो, वो आपकी बात सुने, लीव इट, बाद में डिस्कस करना। ठीक है, सो वो बैल्कनी व्यू क्या होता है कि आप उसको फ्रॉम द अपर एक व्यू आप दे रहे होते हो और आप उसको समझ के उसको रिएक्शन दे रहे होते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कहा कि समटाइम्स आपको कुछ चीजों के लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना होता है। वंस यू रेडी देन एड्रेस इट। वही वाली बात है कि जब आप बीमार हैं, जब आपको जुकाम है, उस वक्त आप कोई ऐसा काम ना करें, पहले रेस्ट करें, अपने आप को उस चीज को कैटर करें एंड देन कम एंड सी व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, सो समटाइम्स टेम्पररी इग्नोरिंग, टेम्पररी नॉट परमानेंट, टेम्पररी शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, कैन समटाइम्स बी यूजफुल फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्पेशली व्हेन यू आर अनएबल टू एड्रेस अ प्रॉब्लम एट दैट टाइम। दिस कैन क्रिएट अ space to focus on some immediate concerns and crucial that the problems have been addressed. Balancing act क्या है? हम दोबारा से उसी चीज पर हम जाते हैं। ऑस्ट्रिच के बारे में क्या बताया था मैंने? ऑस्ट्रिच अपना मुंह रेत में क्यों डालता है, जमीन में क्यों? क्योंकि वो डिटेक्ट कर रहा होता है डेंजर को। अवॉइड इंफॉर्मेशन नहीं कर रहा होता, इंफॉर्मेशन अवॉइड नहीं कर रहा होता, वो डिटेक्ट कर रहा होता है कि आ कहाँ से रही है, डेंजर किस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है तो उस तरफ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। वो इंफॉर्मेशन को अवॉइड नहीं कर रहा, वो तो फिर चल फिर भी सकता है, सो जाए। सो समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की आपकी बात कर रही हूँ, समटाइम्स टू बी क्वाइट, look at the situation, what you need to do, write it down so you can see it कि कहाँ पर आप हो और आपको information मिले कि आपको किस direction में जाना चाहिए। So यहाँ पर है they avoid the danger but they are unable to hear but they are able to hear the sound of it better in the ground। जब वो चुप करके ग्राउंड में अपने आप को बंद करके सुनते हैं ना, तो वो उनको सुनाई देता है कि डेंजर कहाँ से आ रहा है, and then they think what they need to do। So कभी कभार sometimes putting your head in the sound for just smaller period of time, temporary, उधर सो ही ना जाना, पता चले सोए में, that helps you give you a space where you can think कि हमें करना क्या है, quiet yourself and think what you need to do, write it down, किस direction में जाना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, you get it? So sometimes this is an advantage if used in a balanced way,
अच्छा जी, हाउ टू रिफॉर्म एन ऑस्ट्रिच, हम कैसे ऑस्ट्रिच नहीं बन सकते, और अगर हम ऑस्ट्रिचेस हैं इस टाइम पर तो हमें कैसे अपने आप को रिफॉर्म करना चाहिए। पहली चीज़ तो सबसे पहले रिकग्निशन है। डू यू रिकग्नाइज, आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, बहन भाई होंगे जो इस चीज़ को रिकग्नाइज ही नहीं करते, उनके साथ कोई इशू है। आप बताते होगे कि लिसन यू नीड टू सी अ साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मे बी आउट ऑफ दैट स्टिग्मा, और मे बी यू नीड टू से समवन कि यार यू नीड टू एड्रेस दिस थिंग, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं करना, और आपको पता होता है कि यार ये गलत है इसके लिए, ये इसकी लाइफ के लिए गलत है, इसके रिलेशनशिप के लिए गलत है, इसके एकेडेमिया के लिए गलत, इसके सेल्फ इमेज के लिए गलत है, इसकी रेपुटेशन के लिए गलत है। आप समझाते हो लेकिन करना ही नहीं चाहते, बिकॉज दे डू नॉट रिकग्नाइज द प्रॉब्लम। सो द फर्स्ट स्टेप, मेरे ख्याल से 50% तो आपकी प्रॉब्लम उसी वक्त सॉल्व हो जाती है जब आप उसको रिकग्नाइज करते हो देयर इज अ प्रॉब्लम एंड यू नीड टू एड्रेस इट। फिर बाकी जिसने करना होता है, जहाँ से जो हेल्प ले रहे होते हैं वो आपने करना होता है। यूज द रियल डेटा, नॉट द एस्टिमेट्स। हम जब कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, हम एस्टिमेट करते हैं कि ये काम करेंगे, ये डिसीजन मेकिंग करेंगे, ये बात करेंगे, तो इसके कॉस्ट ये है और बेनिफिट्स ये है। प्लीज अपने एस्टिमेट्स को अपने पास रखें इन इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, जहां पर आपके फाइनेंसेस, आपके एजुकेशन या आपके रिलेशनशिप की बात आती है, आपके उसमें आपने एस्टिमेट्स पे कम काम करना है, फैक्ट्स को ज्यादा सामने रखना है। जब आप एस्टिमेट्स पे करते हैं तो एस्टिमेट्स में ऑटोमेटिकली आपका माइंड ना एस्टिमेट कर रहा होता है अच्छी चीजों को। जब आप फैक्ट्स की बात करते हैं, फैक्ट्स फिर फैक्ट्स होते हैं, वो आपको बताता है कि दिस इज द रियल डेंजर एंड यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। सो कॉस्ट एंड बेनिफिट, not only does avoiding uncomfortable truth keep them from solving those problems, it compounds them. Before making an important decision, ask yourself the following. जब भी आपको important decision करने लगे, ये 3 सवाल आपने हमेशा अपने आप से करने। If you're an ostrich, पहला, is there additional information that I can obtain that will help me make a more informed decision? क्या कोई और information है जिसको मैं हासिल कर सकता हूं जिससे मेरी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी बेहतर होगी? क्या मैं इस इंफॉर्मेशन को परस्यू भी कर रहा हूं? क्या मैं ढूंढ भी रहा हूं? क्या मैं सही डायरेक्शन में ढूंढ रहा हूं या मैं उसको अवॉइड कर रहा हूं? और अगर मैं अवॉइड कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं? जब आपके ये आंसर्स कंप्लीट होते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किस डायरेक्शन पे आप चल रहे हैं। इफ आई एम अवॉइडिंग दिस इंफॉर्मेशन, तो आप क्यों कर रहे हैं? आपको बड़े अंडरलाइंग आंसर्स अपने बारे में मिल जाते हैं। ब्रेक इट डाउन। कभी भी बहुत सारी चीज़ें जिंदगी में हमारे साथ साथ चल रही होती है, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी लाइफ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे मीडिया पे, टेलीफोन्स पर, ईमेल्स पर, आप इंटरनेट पे, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ को, इतनी यूनिवर्सिटी, सो मच इन्फॉर्मेशन, सो व्हाट यू नीड टू डू। इतना कुछ देखने के बाद हम घबरा जाते हैं और फिर उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। बट द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज कि आप 1 by 1 उसको आप एड्रेस करें, गिव इट अ 5 minutes ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड देन मूव ऑन। सो एटलीस्ट कीप द बॉल रोलिंग इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली अवॉइडिंग इट। कुछ तो आप एड्रेस कर रहे हैं और आप उसको कीप ऑन रोलिंग इट। Taking just 5 minutes to find the most urgent things and paying that, even partially, indefinitely better than doing nothing. कुछ ना करने से बेहतर है, at least you're doing something about it. Audit yourself weekly. That's the most important one. And again, audit जब आप अपने आप को कर रहे होते हैं weekly, again आपने ये 3 सवाल करने होते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो immediately address होनी चाहिए थी लेकिन मैं उनको immediately address नहीं करा? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको मुझे एड्रेस करना चाहिए और क्या मैं उसको एड्रेस कर रहा हूं, और अगर मैं नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे एड्रेस करनी चाहिए वीकली या मुझे इस टाइम एड्रेस करनी चाहिए और मैं उसको नहीं कर पा रहा? What did I do this week? What were the things that the most important things? और मैंने पूरे वीक में क्या किया? देखिए, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। आप अपने आप को जब ऑडिट करते हैं इन 3 सवालों के ऊपर, तो आपको अपनी करंट फंक्शनिंग के बारे में पता चल जाता है। जस्ट लास्ट 2 minutes ऑफ योर्स। पहली क्या चीज़ थी? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपको इमीडिएटली एड्रेस करना है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं? दूसरी कौन सी चीज़ है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इमीडिएटली करनी चाहिए और आप उसको नहीं कर रहे? और अगर आप नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? ये अपने आप से सवाल आपने करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि मैंने इस हफ्ते में क्या क्या चीज़ें की और कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे करनी चाहिए थी जो मैंने नहीं की, और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे करनी चाहिए थी और वो मैंने की।
अगर आप इन 3 सवालों पर अपने आप को ऑडिट करेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि आपकी इस टाइम की स्टैंडिंग कहाँ पर है और आपको कहाँ अपने आप को लेके जाना है। ये आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने बारे में दे सकता है। इट्स नेचुरल टू अवॉइड डिफिकल्ट सिचुएशन, वी विल फेल विक्टिम टू द ऑस्ट्रिच इफेक्ट इफ आवर एंटायर लाइव्स। फोर्स माइंडफुल सेट इज क्रिटिकल टू बीटिंग इट बिफोर इट डज नॉट एनी डैमेज। आपको ये फोर्स करना है कि आपने 3 सवालों को करना है, आपने एड्रेस करना है। अगर आप फोर्सफुली इन सवालों को एड्रेस नहीं करेंगे, सारी जिंदगी के लिए आप ऑस्ट्रिच ही बने रहेंगे। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एड्रेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ऑस्ट्रिच इफेक्ट सबसे ज़्यादा वो लोग कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे मेरी किसी बेटी ने बताया था, जो लोग लो सेल्फ एस्टीम के साथ होते हैं। लो सेल्फ एस्टीम इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट सिम्टम, an associated feature of depression and anxiety. We all know this, right? So अगर आपको डिप्रेशन एंड एंजाइटी है, मैं आप लोगों के साथ एक जर्नल टिप्स तो मैं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन प्रोफेशनल हेल्प आपको, देखो हमारा जो ब्रेन है इट्स एन ऑर्गन, हमारा हार्ट जो है इट्स एन ऑर्गन, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको कोई जर्नल टिप्स तो दे देगा, लेकिन अगर उसको कोई सिवियर प्रॉब्लम होगी तो आपको एक स्पेशलाइजेशन, आप एक स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल की आपको ज़रूरत होगी, आपने उसके पास जाना है, वो आपको हेल्प आउट करेगा। इसी तरह हमारा जो ब्रेन का ऑर्गन है वो भी कभी कभार क्रैश कर सकता है, उसके लिए भी जर्नल टिप्स के अलावा you need to go and seek a professional help, and please try to address the stigma related to going to the mental health professionals। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जब किसी को ये कहेंगे कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहते हैं, आप लोगों को बहुत सारे स्टिग्मास का शायद फेस करना पड़े। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द यूथ ऑफ दिस पाकिस्तान, that they need to understand how important it is to take care of our body। और जिस तरह हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, किडनीज है, हार्ट है, स्टमक है, और हम उसकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हम स्पेशलाइज जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास जाके उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। सो व्हाई नॉट विद दिस? व्हाई वी आर नॉट रियली टेकिंग केयर ऑफ द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ बॉडी? हम साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं एड्रेस करते? सो वंस यू एड्रेस दिस, यू विल बी चैलेंजिंग योर वेरी स्टबर्न हैबिट्स, जिन हैबिट्स को एड्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने इनको चैलेंज कर दिया, आई प्रॉमिस यू, आई एश्योर यू कि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें एड्रेस कर लेंगे, उन चीज़ों को अचीव कर जाएंगे जो आपको खुद भी कभी समझ नहीं थी कि आप कभी ज़िंदगी में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।